गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि 6 क्लास वाले बच्चों ने कहा था कि हमें सर समाज समझ में नहीं आया, तो उनको मैंने वीडियो बनाने के लिए बोला था कि मैं एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो ये सभी क्लासों के लिए है, क्योंकि सभी क्लास के लिए समास है। बाकी और सभी क्लासें तो समास एक बार पहले भी पढ़ा हुआ है उन्होंने, लेकिन जो 6 क्लास है उनके लिए एक नया टॉपिक है। हालांकि उनके भी आ ही रहा था पहले से ही, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार ये सभी क्लासों के लिए है, ठीक है। जैसे हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हम समास। समास किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये है समास किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसका विग्रह करेंगे। विग्रह यानी इसको अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे। सम धन आस। सम धन आस यानी सम का मतलब होता है समीप, और आस का मतलब होता है बैठाना, यानी पास बैठाना, यानी संक्षिप्त करना, शॉर्ट करना। कोई भी बड़ा शब्द आता है तो उसको शॉर्ट करना समास कहलाता है। अगर परिभाषा के रूप में देखें तो परिभाषा देखो, परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी अब अगर परिभाषा पूछे तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जब शब्द होंगे, यहाँ वर्ण नहीं होंगे। अगर ये परिभाषा इस तरीके से होती, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, ध्यान रखें, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी इसमें दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं, जब उनका मेल होगा तब वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को मतलब होता है मिलना, संयोग, जुड़ना, ठीक है। दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनके मेल को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी विभक्ति चिन्ह गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अब जैसे मैं बताता हूँ कि कैसे लोप हो जाता है, या कैसे दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं। जैसे एक शब्द दे रखा है पूजागर। अगर ये पूजागर ये जब साथ में है तो ये क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। लेकिन जब इसको तोड़ देंगे, अलग कर देंगे, तो ये विग्रह कहलाएगा। इनको हम परिभाषा के रूप में आगे देखेंगे, मतलब नीचे दे रखी है मैंने। तो देखो, पूजागर पहले क्या होता था, ये शब्द इस तरीके से प्रयुक्त किए जाते थे। फिर बाद में एक चीज आई अपने सामने, समास। जैसे पहले बोला जाता था पूजा के लिए घर। अब जब ये बहुत बड़ा हो जाता है कि अटपटा लगता है कि इतने शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, तो इनको संक्षिप्त करने के लिए, इनको शॉर्ट करने के लिए समास काम में आने लगा, या समास एक नया शीर्षक के रूप में हमने लिया। जैसे है पूजा के लिए घर। अब ये बहुत लंबा चलता है, क्योंकि कोई वाक्य में हम बोलेंगे बार बार के पूजा के लिए घर, पूजा के लिए घर, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब इसका, ये तो विग्रह है, जब इसका समास बनाएंगे तो क्या बनेगा? पूजा घर। तो ये क्या है? ये जो के लिए हैं, ये विभक्ति चिन्ह है। जो कारक आते हैं उनके विभक्ति चिन्ह है, तो इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, इनको हटा दिया जाता है। तो क्या बचा? पूजा और घर। जैसे माता और पिता, माता और पिता। तो यहाँ पर और शब्द जो एक्स्ट्रा लग रहा था, या अव्यय शब्द जो है था, उसको हटाने पर इसका जो समास बनेगा वो बनेगा माता पिता। माता और पिता का समास क्या बनेगा? माता पिता। जब माता पिता शब्द अपने सामने हो तो इसका विग्रह करने के लिए बोला जाए तो विग्रह किस तरीके से होगा? माता और पिता। पूजा घर जब हमारे सामने हो तो पूजा के लिए घर। अगर पूजा के लिए घर हमारे सामने हो तो पूजा घर। अब जैसे एक और आया है, उदाहरण है घोड़े पर सवार। यानी तो जब इसका सार्थक शब्द बनाएंगे, इसका समास करेंगे तो घुड़सवार। ऐसा नहीं होगा घोड़े सवार, नहीं होगा, क्योंकि इसका शुद्ध सार्थक जो शब्द बनेगा वो घुड़सवार बनेगा। ठीक है, ये तो परिभाषा हुई अपनी कि दो या दो से अधिक शब्द। अब यहाँ पर दो शब्द है, दो या दो से अधिक शब्द है। यहाँ पर दो शब्द ही है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद। ऐसे कई बार एक दो से ज़्यादा शब्द भी आ जाते हैं। फिर जब उनको संक्षिप्त करते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है? समास कहलाती है। संक्षिप्त करना यानी शॉर्ट करना। शॉर्ट करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है।
जब ये दीर्घ रूप होता है, बड़ा रूप होता है, उसको शॉर्ट करना, यही चीज समास कहलाता है। और इसी प्रक्रिया को, जिनको विग्रह से समास करना या समास से विग्रह करना, इसी प्रक्रिया को सामासिक चीज कहते हैं, सामासिक कहते हैं, यानी सामासिक प्रक्रिया कहते हैं, यानी समास बनाना कहते हैं। अब देखो आगे एक परिभाषा और लिखी है मैंने, दो पदों के मध्य प्रयुक्त कारक। यहाँ पर दो पद है, एक पद ये, एक पद ये, यानी यहाँ पर पदों का महत्व है। समास में, संपूर्ण समास में पदों का महत्व है, यानी दो पद होंगे, अनिवार्य रूप से दो पद तो होंगे ही सही, लेकिन हो सकता है कि दो से ज़्यादा भी हो। इसके भी उदाहरण जब हम पढ़ेंगे आगे उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर दो पदों के मध्य प्रयुक्त कारक, अब यहाँ पर कारक चिन्ह प्रयुक्त हो रहे हैं। विभक्ति, विभक्ति इन्हीं को भी बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह जो बोलते हैं, कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। योजक, अब ये योजक है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। दो पदों के मध्य प्रयुक्त कारक, विभक्ति, योजक व अव्यय पद, ये अव्यय पद है, क्योंकि अव्यय किसे बोलते हैं? अव्यय, जो खर्च नहीं होता, यानी जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, लिंग वचन कारक काल के कारण जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, यानी वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, चाहे उसका कोई सा ही लिंग हो, कोई सा ही वचन हो, कोई सा ही कारक हो, कोई सा भी काल में परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन वो शब्द कभी परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। तो यहाँ पर और शब्द अव्यय है। तो दो पदों के मध्य प्रयुक्त कारक, विभक्ति, योजक व अव्यय पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देना समास कहलाता है। यानी इनको पास पास लिख देना, ये क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्योंकि पहले हमने प्रयुक्त किए थे, क्या प्रयुक्त किए थे? ये विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त किए थे, कारक चिन्ह इनको ही बोलते हैं, अव्यय प्रयुक्त किए थे। इनको हटाने के बाद में जब हम इनको पास पास लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? ये चीज़ क्या कहलाती है? समास कहलाती है। लेकिन जब इनको ही वापस इस रूप में ले आते हैं तो क्या कहलाते हैं? विग्रह। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, अलग करना। अब देखो इसका मैंने आगे एक समस्त पद किसे कहते हैं वो बताया है। सामासिक प्रक्रिया, यानी इस तरीके से इसको बनाना, इसको इससे बनाना सामासिक प्रक्रिया है। सामासिक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए पद को समस्त पद कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, अब ये क्या कहलाता है? ये समस्त पद है, और ये क्या कहलाएगा? विग्रह कहलाएगा। यानी शॉर्ट रूप में देखें तो ये समस्त पद है, ये विग्रह है। लेकिन परिभाषा के रूप में देखें तो सामासिक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए पद को, यानी ये जो प्रक्रिया हो गई उसके बाद में जो पद बन रहा है, ये क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। इसको समास भी कहते हैं, लेकिन ये पद क्या हो गया? समस्त पद हो गया, यानी सारे पद मिल गए, समस्त पद कहा जाता है। अब विग्रह क्या कहलाता है? हालांकि अब सब कोई समझ में आ गई भाई, इनको अलग करना, तोड़ देना ही विग्रह कहलाता है। समस्त पद में लुप्त कारक है, यानी ये जो समस्त पद है इसमें कारक चिन्ह वगैरह ये सब लुप्त हो गए है ना। लुप्त कारक विभक्तियों व योजक व अव्यय पदों को पुनः लिख देना समास विग्रह कहलाता है। यानी जब ये लुप्त हो गए, इनको पुनः लिख देना ही समास विग्रह कहलाता है। यानी इनको अलग कर देना, जैसे घुड़ सवार है तो घोड़े पर सवार, यानी अलग कर देना, विग्रह कर देना, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखो, अब केवल आज समास के भेद पढ़ेंगे। समास जो आगे कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें जो जैसे अव्ययभाव समास है तो ये आगे पढ़ेंगे। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने अभी समास के भेद मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई जगह ये प्रश्न पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं। अब जैसे कंपटीशन लेवल पर अगर प्रश्न पूछा जाता है ये, तो समास के 4 ही भेद होते हैं। अगर कैसे, जैसे अगर कोई किसी इंटरव्यूअर यानी इंटरव्यू लेने वाले साक्षात्कारकर्ता ने अगर अपने को पूछ लिया कि समास के कितने भेद कर सकते हो आप, तो हम बोल सकते हैं सर आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कंपटीशन लेवल में जब पूछा जाता है तो समास के भेद 4 तरीके से ही होते हैं, समास के 4 ही भेद होते हैं। लेकिन अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें 6 भेद पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये चीज़ें, हालांकि अपने को आगे के लिए डीपली नॉलेज देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं। अपन सीधा सीधा 6 भेद भी पढ़ सकते थे कि समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगुण, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास, ये 6 समास होते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पदों की हमने जैसे इसका आधार मान के पदों की प्रधानता के आधार पर इसके 4 भेद किए जाते हैं। यानी पद की प्रधानता, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, कौन सा पद प्रधान है, इसके आधार पर हम पदों की प्रधानता के आधार पर
हम समास के 4 भेद करते हैं। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, यानी जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है वह अव्ययभाव समास होता है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है वह अव्ययभाव समास होता है, जबकि जिस समास का दूसरा पद द्वितीय पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। अब ध्यान दें, अब जैसे हमने क्रमधारी और द्विगु पढ़ा था, लेकिन तत्पुरुष क्रमधारी और द्विगु तत्पुरुष के ही भेद होते हैं। यानी हम जब हमसे पूछा जाए कि द्वितीय पद प्रधान किस किस में है, तो क्रमधारी, द्विगु, तत्पुरुष तीनों हो जाएंगे, यानी तीनों में द्वितीय पद प्रधान है, यानी दूसरे पद की महत्ता है, महत्व है। ठीक है, तो तत्पुरुष के 2 भेद और किए जाते हैं, क्रमधारी और द्विगु। जैसे हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे तो 6 भेद पढ़ेंगे, तो इनको सबको अलग अलग पढ़ेंगे, इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं 4 भेद कर रहा हूँ, इस हिसाब से यहाँ बता रहा हूँ कि तत्पुरुष समास के 2 भेद और किए जाते हैं, क्रमधारी और द्विगु समास। उभय पद प्रधान, उभय यानी दोनों, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और जिसमें प्रथम पद भी प्रधान नहीं होता है, द्वितीय पद भी प्रधान नहीं होता है, प्रथम पद भी प्रधान नहीं होता है, द्वितीय पद भी प्रधान नहीं होता है, अन्य पद ही प्रधान होता है, यानी अन्य कोई अर्थ ही निकलता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्रमधारी क्या है, द्विगु क्या है, द्वंद्व क्या है, बहुब्रीहि क्या है, जब इनके उदाहरण देखेंगे। अभी तो हम इनके भेद पढ़ रहे हैं, जब इनके उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि द्वंद्व के। मैं इनकी 100 ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कोई शब्द है, देखते ही कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। तो सबसे पहले अभी तो अपन केवल इनके भेद पढ़ रहे हैं, जब अपन इनके भेदों को पूरे तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि अव्ययभाव समास क्या है, तत्पुरुष क्या है, क्रमधारी क्या है, द्विगु क्या है, द्वंद्व क्या है, बहुब्रीहि क्या है। इनके उदाहरणों के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आगे पूछे तो मूल रूप से समास के भेद हमने 4 भेद बता दिए। किसके आधार पर? पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। पर मूल रूप से अगर हमने एक भेद और कर दिया कि बताओ कि 5 भेद कैसे होते हैं, कोई हमसे पूछ ले कि 5 भेद कैसे होते हैं, तो मूल रूप से समास के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है केवल समास। अब केवल समास वैदिक संस्कृत पर ही लागू होता है, अपने हिंदी में नहीं चलता है, ये वैदिक संस्कृत में ही चलता है। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं कि भेद पढ़ रहे हैं, तो इसमें भेद ये भी जानना अनिवार्य है। हालांकि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ 6 भेद जो पढ़ेंगे, सीधे सीधे सिंपल तरीके से वो पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा डीपली ले जा रहा हूँ कि देखो, मूल रूप में जो समास के भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। केवल समास जो वैदिक संस्कृत पर ही लागू होता है। अव्ययभाव समास, अव्यय अपने आप में पता चल रहा है कि अव्यय जिसमें प्रथम पद अव्यय होगा और प्रथम पद ही प्रधान होगा, अव्ययभाव समास होगा। तत्पुरुष समास जिसमें हमने देख चुके थे हम, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब द्वितीय पद प्रधान होता है, दोनों पद नहीं, द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, क्रमधारी, द्विगु। तत्पुरुष के भेद है ये क्रमधारी और द्विगु, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग ही पढ़ेंगे आगे। जो हमें पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगा, ये अभी केवल भेद हैं, इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। अव्ययभाव समास हो गया, केवल समास हो गया जो वैदिक संस्कृत पर ही लागू होता है। अव्ययभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास जिसके 2 भेद है, क्रमधारी और द्विगु समास, और जो चौथा भेद है द्वंद्व समास, और 5वां भेद है बहुब्रीहि समास। हम 5 प्रकार कैसे कर सकते हैं? मूल रूप से समास के भेद जो होते हैं वो 5 होते हैं। केवल समास जो वैदिक संस्कृत में अपनी हिंदी में नहीं चलता है, लेकिन भेद तो किए जाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृत हमारी आदि जननी है, यानी हिंदी भाषा की जो जननी है, तो उनकी चीज़ों को भी अपने को पढ़ना अनिवार्य होता है। लेकिन ये वैदिक संस्कृत पर लागू होता है। जब हम वैदिक संस्कृत नहीं पढ़ते हिंदी में तो फिर ये यहाँ पर लागू नहीं होता है, लेकिन हम भेदों के रूप में अभी इसको पढ़ रहे हैं। तो केवल समास वैदिक संस्कृत पर, अव्ययभाव समास जो अपने हिंदी में चलता है, तत्पुरुष समास जिसके 2 भेद होते हैं, क्रमधारी और द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। यानी इनको जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि अव्ययभाव किसे कहते हैं, तत्पुरुष किसे कहते हैं, क्रमधारी क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है, क्या इसमें कौन से उदाहरण आते हैं, द्वंद्व समास क्या होता है, इनकी बहुब्रीहि समास क्या होता है। इनकी डिटेल प्लस इनकी शॉर्ट ट्रिक्स इस तरीके से बताऊंगा कि आपको ज़िंदगी में समास कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अब जो अपन अपना पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम में दे रखा है कि समास अगर सीधे सीधे पूछे जाए हमारी क्लास के हिसाब से कि समास कितने होते हैं और वर्तमान हिंदी में समास क्या चल रहे हैं, तो समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्तमान हिंदी में जो चलते हैं वो समास के 6 भेद होते हैं। और मैंने सीधे सीधे जो ऑडियो ये जो लिखित रूप में मैंने अप्रैल वाली क्लास में जब डाला था तब समास में केवल सीधे सीधे तरीके से मैंने बताया था समास के 6 भेद होते हैं। तो वर्तमान हिंदी में जो समास के भेद चलते हैं वो 6 चलते हैं। अब देखो यहाँ पर सबको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व को इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि द के अंदर वह छिपा हुआ है। यहाँ पर दिख तो द बढ़ा रहा है लेकिन द आधा होता है, वह पूरा होता है। ये न है, ये यहाँ अनुस्वार के रूप में, क्योंकि इसका पंचम वर्ण न है तो यहाँ अनुस्वार के रूप में दर्शाया जा रहा है और इसमें द आधा हो गया, वह पूरा। द्वंद्व समास, इसको बोलेंगे द्वंद्व समास। तो अंतिम है अपना जो छठा भेद है वो बहुव्रीहि समास। तो मतलब वर्तमान हिंदी में जो समास के भेद हैं हमें जो पढ़ने हैं वो समास के भेद हैं। 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये 6 ही भेद हम पढ़ेंगे और 6 भेद को डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तब। ठीक है, धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि ये जितना समझाया मैंने वो समझ में आया होगा। थैंक यू।